गर्मी में भी घूंघट रखवाकर रसोई का काम करवाने वाला ससुराल। कनिका अपने गांव के घर के आंगन में बिना घूंघट के परिवार के सामने खड़ी होती है। बाकी बहुएं घूंघट में खड़ी होती हैं। शारदा, तेरी बहू की इतनी हिम्मत पूरे गांव के सामने मंच पर हमारे नियमों के खिलाफ ड्रामा करने की। तो बहू लेकर आई है या कोई नौटंकी वाली? दादी सासू माँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैंने तो इस गांव की बहुओं की परिस्थिति बताने की कोशिश की है। सबसे पहले तू घूंघट करना सीख। पूरा खानदान यहाँ खड़ा है और तू बिना घूंघट हमसे बात कर रही है। इतने बड़ी नाटक के साथ समझाने पर भी आप लोगों को समझ नहीं आया कि घूंघट सिर्फ एक प्रथा है। इसे बहू के लिए पिंजरा मत बनाइए। बहू, पहले घूंघट ओढ़ो। पर मम्मी जी, बहू पहले घूंघट ओढ़ो फिर बात करो। और तुम्हें बात ही क्या करनी है? तुम घूंघट लो और चलो मेरे साथ अंदर। शारदा कनिका को घूंघट उड़ा देती है। माफ कर दीजिए माँ जी, बहू से गलती हो गई। आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। अरे अब कौन सी गलती बची है? सारी गलतियां तो तेरी बहू कर चुकी है। अगर इसे हमारे गांव खानदान के रीति रिवाज और घूंघट रखकर काम करने वाले ससुराल से इतनी दिक्कत है तो क्यों है यहाँ पर? अपनी बहू को कल ही शहर वापस भेज दे। जी ससुर जी, बहू कल ही शहर चली जाएगी, पर इसे माफ कर दीजिए। हाँ पिताजी, माफ कर दीजिए। बहू से गलती हो गई। बहू, अपने दादा ससुर से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब मैं समझ गई हूँ, घूंघट रखवा कर काम करवाने वाले ससुराल को समझा पाना बहुत मुश्किल है। घूंघट प्रथा का गलत मतलब ही इनकी दिमाग में घर कर गया है। कनिका चुपचाप अपनी सास और जेठानियों के साथ घूंघट रखकर रसोई में काम करने चली आती है। मम्मी जी, कोई मेरी बात समझता क्यों नहीं? घूंघट रखकर काम करना कोई प्रथा नहीं है। ये बस आप लोगों ने अपने मन में एक बात बना ली है। बहू, मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाहती है। तू हमारी परेशानियों की ही बात कर रही है, पर यहाँ तेरी बात समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दे। सही कह रही आप, पर इसका एक उपाय है। हम इन्हें नहीं बदल सकते, पर जो समझ रहे हैं वो एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल, मैं अपनी बहुओं की जहाँ तक हो पाएगी वहां तक मदद करूंगी। गर्मियों की छुट्टी में गांव आई कनिका अपने ससुराल वालों को घूंघट रखवाकर रसोई में काम करवाने से होने वाली बहुओं की दिक्कत के बारे में समझा नहीं पाती है। और कनिका खुद ये बात समझ जाती है कि इस प्रथा के खिलाफ लड़ना आसान नहीं है। कनिका मॉडर्न ड्रेस में कॉफी कैफे में राघव के साथ बैठी होती है और दोनों साथ में कॉफी पी रहे होते हैं। कनिका, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लिया है। फैसला तो ले लिया है, अब अप्लाई कब करोगे? बीवी कब बनाओगे मुझे? तुम बस डेट बताओ, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी, पर अब लेट मत करो। देखो, तुम समझ रही हो, उतना आसान नहीं है। मेरे खानदान में शादी करने में काफी चोचले हैं। तुम्हारे चोचले तुम समझो, मुझे तो बस शादी करनी है और तुम्ही से करनी है। जब भी शादी की तारीख निकालो 3 दिन पहले मुझे बता देना। मैं अपने ब्राइडल लहंगे में ब्राइडल मेकअप के साथ तैयार होकर पहुंच जाऊंगी। कनिका और राघव बातें करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही राघव अपने गांव में अपनी माँ शारदा को फोन करता है। माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे कनिका पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुमने कुछ कहा नहीं? मैंने तेरे पापा से बात की, उन्होंने घर वालों से बात करने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे जो सही लगे तू वो कर। वैसे भी तू कौन सा गांव में रहता है, तुझे तो बाहर ही रहना है। इतना कहकर शारदा फोन रख देती हैं और राघव तुरंत कनिका को फोन करता है। कनिका, तुम कह रही थी ना हम कब शादी कर रहे हैं? हम बहुत जल्द शादी कर रहे हैं, पर हमारी शादी मंदिर में होगी। मंदिर में? वो क्यों? क्योंकि अगर मेरे खानदान के लोग आए तो ये शादी बहुत मुश्किल है। मैं पहले शादी करूंगा, उसके बाद अपने घर खानदान में सबको बताऊंगा। अभी सिर्फ मम्मी और पापा को ही पता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। राघव शादी की सारी तैयारियां करता है और कनिका एक सुंदर से ब्राइडल लहंगे में मंदिर में आती है। वर वधू वरमाला पहनाकर अग्नि के साथ फेरे लें। राघव कनिका के गले में वरमाला डालता है और दोनों अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। आज से तुम दोनों पति पत्नी बन गए। अपने जीवन में खुश रहना बच्चों। राघव कनिका से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अगली सुबह राघव नाइट ड्रेस में हॉल में आता है, जहां कनिका पसीने से तरबतर जिम सूट में जॉगिंग करके घर आई होती है। कनिका, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं तो जॉगिंग करने गई थी। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, उसमें तुम जॉगिंग करने गई थी, पूरा पसीने से भर चुकी हो। गर्मी हो, बरसात हो, चाहे ठंडी, अगर खुद को फिट रखना है तो जॉगिंग तो करनी पड़ेगी। अभी मैं जा रही हूँ बालकनी में एक्सरसाइज करने, तुम भी चलो मेरे साथ, फिट रहोगे। अरे नहीं, ये जॉगिंग और योगा मेरी बस की बात नहीं है। मुझे तो बस एक ब्लैक टी चाहिए। मैं तो जा रही हूँ योगा करने।
हाँ कोई बात नहीं, मैं खुद किचन में जाकर ब्लैक टी बना लेता हूँ। तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कनिका एक्सरसाइज करते हुए बालकनी में आ जाती है और एक्सरसाइज करने लगती है। वहीं राघव किचन में आकर अपने लिए ब्लैक टी बनाता है। थोड़ी देर में कनिका और राघव तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और दोनों गर्मा गर्म पराठे खा रहे होते हैं। वाह कनिका, तुमने बहुत टेस्टी पराठे बनाए हैं। गर्मी में ये पराठे टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी, क्योंकि इसमें पनीर है। अब तुम फटाफट खाना खाओ। हाँ, ऑफिस भी तो जाना है। तुमने हम दोनों का लंच पैक कर लिया ना? सिर्फ तुम्हारा लंच पैक किया है, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। राघव और कनिका साथ में नाश्ता करते हैं और फिर राघव अपने लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं कनिका हॉल में बैठकर अपना ऑफिस का काम करने लगती है। पूरा दिन बीतता है। शाम को राघव ऑफिस से घर आता है, जहां कनिका ब्लैक गाउन में तैयार होकर बैठी होती है। वाह कनिका, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें पता है ना हमें नाइट क्लब जाना है। राघव नहाकर तैयार होता है और कनिका के साथ क्लब चला जाता है। कनिका और राघव साथ में डांस करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और देर रात कनिका और राघव सड़क किनारे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। यही है परफेक्ट लाइफ। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, फिर काम करो, उसके बाद अपनी जिंदगी जियो। कनिका, जब से तुम आई हो तब से मैंने जिंदगी जीना सीखा है। ऐसी बातें करते हुए राघव और कनिका अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम राघव और कनिका डाइनिंग टेबल पर बैठे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। कनिका, तुम्हें पता है मुझे ऑफिस से गर्मियों की छुट्टियां मिल गई हैं। हाँ, मुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिली है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं। राघव और कनिका बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सिर पर पल्लू लिए शारदा घर में आती है। आप कौन हैं और हमारे घर में क्यों चली आ रही हैं? कनिका, ये मेरी मम्मी है। नमस्ते माँ। सॉरी मम्मी जी, वो क्या है ना, मैंने आपको कभी देखा नहीं था और आप हमारी शादी में भी नहीं आई, इसीलिए पहचान नहीं पाई। वाह राघव बेटा, तूने बहू तो बहुत अच्छी पसंद की है मेरे लिए। कितनी सुंदर है, कितनी मीठी आवाज है मेरी बहू की। माँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी हाल ही में हमारी गर्मी की छुट्टी पड़ी है, तुम भी हमारे साथ घूमने चलना। वैसे तुम अचानक गांव से यहाँ कैसे आ गई? मैं अचानक नहीं आई हूँ, तेरी दादी माँ ने मुझे भेजा है। क्या, दादी ने भेजा है? तभी शारदा के फोन पर गांव से गंगा देवी का फोन आता है और शारदा राघव को फोन पकड़ा देती है। नमस्ते दादी माँ, कैसी हैं आप? खुश रहे, मैं ठीक हूँ। तेरी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी? हाँ दादी माँ, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। सोचा था इस गर्मी की छुट्टी में तेरी शादी करवाऊंगी, पर शादी तो तूने खुद ही कर ली है और पूरे गांव खानदान में हमारी बेइज्जती करवा दी है। अब बहू को लेकर जल्दी से गांव आ जा, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो तो बचा ले हम। दादी, आप मुझे गांव आने कह रही हैं, वो भी अपनी पसंद की लड़की के साथ जिससे मैंने शादी कर ली है। मेरी प्यारी दादी। चल अब ज्यादा बातें मत बना, जल्दी से बहू के साथ गांव पहुंच। राघव फोन रखकर खुशी से मुस्कुराता है। माँ, दादी माँ कह रही हैं कि कनिका को लेकर गांव आने को। क्या हम लोग गांव जाएंगे? बहुत मजा आएगा। मैंने सुना है गांव में ठंडे पानी की साफ नदी होती है, आम के पेड़ होते हैं। गर्मियों में आम तोड़ूंगी, खूब एक्सप्लोर करूंगी मैं गांव को। क्या हुआ माँ, हम दोनों खुश हैं। और तुम क्या सोच रही हो? इसी बात की तो चिंता है कि तू गांव जाएगा बहू को लेकर। ना जाने क्या होगा गांव में शहर की बहू को देखकर। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आजकल शहर और गांव सब एक ही हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क है। राघव, तुम्हारे गांव की कोई फोटो एल्बम तो जरूर होगी ना, मुझे दिखाओ। हमारे गांव के परिवार में कौन कौन रहता है, मैं पहले से सबको जान लूंगी और जाकर सबको सरप्राइज दूंगी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने गांव की फोटो एल्बम दिखाता हूँ। इतना कहकर राघव, कनिका और शारदा कमरे में आते हैं। राघव अलमारी से पुरानी फोटो एल्बम निकालता है जिसमें सभी औरतों ने घूंघट किया होता है और कनिका को दिखाना शुरू करता है। ये देखो, ये मेरी दादी है जब वो मम्मी की उम्र की थी। ये मम्मी है और ये मेरी भाभियां हैं। ये कैसी फोटो एल्बम है? किसी का चेहरा ही नहीं दिख रहा, सभी ने तो घूंघट रखा है। कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन था क्या? नहीं, हमारे घर में सभी औरतें घूंघट करके ही रहती हैं। हर वक्त गांव की बहुएं घूंघट किए रहती हैं। और बहू, तुम भी जब गांव जाओगी तो तुम्हें भी घूंघट करना पड़ेगा। इतनी गर्मी में घूंघट करके रहना पड़ेगा? तो फिर मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे गांव। मैंने सोचा था गांव और शहर अब एक हो गए, पर तुम्हारा गांव अभी भी पिछड़ा रह गया है। फोटो लेते समय भी घूंघट नहीं हटाया, इसका मतलब मैं समझ रही हूँ वहाँ घूंघट प्रथा फॉलो होती है। मैं नहीं जाऊंगी। देखो कनिका, जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मैंने दादी को कह दिया है कि हम आएंगे, इज्जत का सवाल है, प्लीज चलो। अगर मैं जाती भी हूँ तो घूंघट कभी नहीं रखूंगी। घूंघट रखकर मुझसे काम नहीं होगा। देखो कनिका, ऐसा मत कहो, बस कुछ ही दिनों की बात है। हमने जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया है। कुछ दिन हमारे घर पर इज्जत के लिए तुम घूंघट करके नहीं रह सकती। जब कोई सामने आएगा तब घूंघट कर लेना और बाद में हटा देना। अगर इज्जत की बात है तो ठीक है, मैं गांव चलूंगी और घूंघट भी कर लूंगी। राघव, कनिका और शारदा 2 दिनों बाद बस से गांव के लिए रवाना होते हैं।
एक रात के सफर के बाद अगली सुबह चिलचिलाती धूप में कनिका पहली बार गांव आती है, जहां कनिका ने व्हाइट टॉप जीन्स पहनी होती है। धूप तो बहुत तेज है, गर्मी भी हद से ज्यादा है, पर फ्रेश एयर है। गांव की ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बहू, तुम्हें कहा था ना घूंघट करने के लिए, तुम ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? देखो गांव की औरतें तुम्हें ही घूर रही हैं। ये देखो शहरी तितली गांव में आई है, अरे इनका बस चले तो नंगे ही घूमने लगे। शारदा अपने बैग से साड़ी निकालकर कनिका को ओढ़ा देती है और घूंघट कर देती है। अगर गांव में उतरते ही मुझे घूंघट करना था तो पहले बताते, मैं साड़ी पहन कर ही आती। ये क्या मतलब हुआ कि कपड़े के ऊपर से साड़ी लपेट लिया? कितनी अजीब लग रही हूँ मैं। कनिका राघव और शारदा के साथ अपने गांव के मिट्टी के बने घर में पहुंचते हैं। सामने कुर्सी पर दादा ससुर रामलाल बैठे होते हैं। जेठ एक तरफ और जेठानियां घूंघट लिए एक तरफ खड़ी होती हैं। इतने बूढ़े लोग तो सिर्फ गांव में ही मिल सकते हैं, इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। ये सोचकर कनिका झुककर गंगा देवी और सूर्यवान के पैर छूते हैं। ये क्या, ये मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? मैंने इनके पांव छुए हैं, इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए ना। बहू, झुके रहने का कोई मतलब नहीं है। जो बहुएं घूंघट नहीं लेती हैं, हमारे खानदान में उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया जाता। क्या जो बहुएं घूंघट नहीं रखती उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलता है? बहू, तुम पहले घूंघट करो। शारदा कनिका को लपेटी हुई साड़ी से ही घूंघट कर लेती है। शारदा बहू, तुझे क्या लगता है तू गांव के बस अड्डे से बहू को एक साड़ी लपेट कर गांव में लेकर आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? बहू किस होलिये में गांव के बस अड्डे पर आई थी, हमें सब पता है। क्यों शारदा, तुमने बहू को समझाया नहीं था क्या? हमारे गांव की प्रथा बहू को अच्छे से समझा दो। अरे कल बहू जब अच्छे से साड़ी पहनकर घूंघट करके आएगी तब आशीर्वाद लेने के लिए कहना। अभी बहू को यहाँ से लेकर जाओ। शारदा, कनिका और उसकी जिठानियां एक कमरे में आती हैं, जहां नीलम कनिका को एक भारी सी साड़ी पहनाती और लंबा घूंघट करती है। इतना बड़ा घूंघट? देवरानी जी, जब तक आप गांव में हैं ऐसे ही तैयार होना है। बिना घूंघट के किसी के सामने मत आइएगा, हर वक्त घूंघट रखिएगा। बहू, अभी तुम आराम करो, कल हम तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखाएंगे। ऐसे आज का दिन बीतता है। अगली सुबह कनिका साड़ी पहनकर गले तक घूंघट रखकर सभी के सामने आती है। चलिए हम लोग गांव घूमने चलते, बहुत मजा आएगा, मुझे गांव एक्सप्लोर करना है। कैसी बहू लाई है शारदा तू, जरा सी भी समझ नहीं है। यहाँ इसके जेठ बैठे हुए हैं और ये कह रही है गांव घूमने चलो। छोटी बच्ची है क्या ये? कोई नहीं घूमने जाएगा कहीं भी। आज बहुओं की पहली रसोई की रस्म होगी और बहू याद रखना, रसोई बनाते वक्त एक बार के लिए भी तुम्हारे सर का घूंघट हटना नहीं चाहिए। पूरी रसोई घूंघट ओढ़कर ही बनानी है। कनिका अपनी सास और जेठानियों के साथ मिट्टी के बने रसोई घर में आती है, जहां सामने मिट्टी के 2 चूल्हे होते हैं और बर्तन और सारा सामान भी मिट्टी का होता है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 16वीं शताब्दी के किचन में आ गई हूँ और मुझे इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। देवरानी जी, हमारे पूरे गांव में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता है, आपको भी इसी पर अपनी पहली रसोई बनानी पड़ेगी। कनिका अपनी मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठती है और लकड़ियां लगाकर आग जलाने की कोशिश करने लगती है। मैं घूंघट हटा रही हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं नहीं बहू, ये गलती मत करना। सुना नहीं तुम्हारे दादा ससुर ने क्या कहा था? पूरी रसोई तुम्हें घूंघट रखकर ही बनानी है। मम्मी जी, अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा तो मैं रसोई बनाऊंगी कैसे? बहू, चाहे जैसे भी बनाओ, तुम्हें घूंघट रखकर ही रसोई बनानी पड़ेगी। कनिका घूंघट में ही चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में चूल्हे से धुआं निकलने लगता है, जिससे घूंघट के अंदर कनिका को खांसी आने लगती है और आंखें लाल हो जाती हैं और कनिका घूंघट हटा देती है। देवरानी जी, ये आपने अचानक घूंघट क्यों हटा दिया? देवरानी जी, जल्दी घूंघट कीजिए। चूल्हे के धुएं से मेरी सांस फूलने लगी थी, मुझे खांसी आ रही थी, मेरी आंख भी लाल हो गई है। मैं घूंघट नहीं हटाती तो घूंघट में ही मर जाती। देवरानी जी, जिस गांव खानदान की आप बहू हैं, यहाँ भले ही बहू घूंघट में मर जाए पर उसे घूंघट हटाने का अधिकार नहीं है। अब जल्दी से खाना बनाइए। कनिका घूंघट ओढ़कर खाना बनाना शुरू करती है। चूल्हे के धुएं और चारों तरफ से बंद रसोई घर में कनिका का दम घुटने लगता है। मैं अब कभी खाना नहीं बनाऊंगी, पहली रसोई के नाम पर मुझे इतना परेशान कर दिया आप लोगों ने। कनिका अपनी पहली रसोई बनाती और सभी को खाना परोसती है। वाह बहू, तुम चाहे जैसी भी हो, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। ठेंगा क्या बनाया है? ऐसा खाना तो हर घर में बनता है। हमारे घर की बहू है, कुछ तो अलग स्वाद होना चाहिए था। ठीक है ना दादी, छोड़ो, जैसा भी है अच्छा है। इसी तरह कनिका की पहली रसोई पूरी होती है। अगले दिन कनिका अपनी जिठानियों के साथ अपने मिट्टी के बने ससुराल के हर कमरे में जाती है और आर्किटेक्ट देखकर हैरान होती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा बाजार के लिए निकल रही होती है। मम्मी जी, आप मुझे इस अजीब ससुराल में छोड़कर कहाँ जा रही हैं? धीरे बोल बहू,
तो किसी दिन मरवाएगी मुझे। मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने। मम्मी जी मुझे भी अपने साथ ले चलिए। 5 दिनों से घर के अंदर घूंघट ओढ़े ओढ़े मेरा दम घुटने लगा है। बहू देख, मैं तुझे लेकर तो चलूंगी, पर अगर कोई बात करने आए तो मुझे बात करने देना, तू कुछ मत बोलना। हाँ हाँ मम्मी जी, ठीक है। शारदा कनिका को गले तक घूंघट करवा कर घर के बाहर लेकर जाती है और दोनों बाजार पहुंचती हैं। हाँ बोलिए माँ जी, क्या दूं आपको? भैया आलू, पत्ता गोभी, लौकी और हरी मिर्च दे दीजिए। मम्मी जी मैं घर से दूर बाजार में हूँ, यहाँ तो मैं घूंघट हटा सकती हूँ। बहू घर में तुझे देखने वाले तेरे जेठ और दादा ससुर ही है, यहाँ तो पूरा गांव तुझे देख रहा है। तूने अगर घूंघट को हाथ भी लगाया तो तेरे ससुर तक खबर पहुंच जाएगी, ऐसे ही खड़ी रह। तभी कांति और शांति शारदा के पास आती हैं। शारदा, गांव में लड़कियां कम पड़ गई थी क्या, जो तुझे तेरे बेटे के लिए शहर से बहू लानी पड़ी? यहाँ पर तेरा बेटा बहुत हाई स्टैंडर्ड का हो गया, उसे गांव की लड़कियां पसंद नहीं आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी कुछ कहती क्यों नहीं, मुझे ही कहना पड़ेगा। आप लोगों से मतलब? मेरा पति है, मुझसे प्यार करता है तो मुझी से शादी करेगा ना। आप लोगों को क्या दिक्कत है? अरे शारदा, तेरी बहू तो ऊपर से घूंघट किया, अंदर से लंबी कैंची लेकर घूम रही। कितनी तेज जवाब दिया है इसने, लगता है तेरी सास को बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोग भी कहाँ बच्चे की बात का बुरा मान रहे हो। वो शहर से आई है इसीलिए उसे पता नहीं है, इसमें माँ जी को बताने वाली कौन सी बात है। बहू माफी मांगो इनसे। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। शारदा कनिका को लेकर घर की तरफ आने लगती है। मम्मी जी वो लोग कितनी गलत बात कर रहे थे, उसके बाद भी आपने मुझे उनसे माफी मंगवाई और खुद भी उन्हें कुछ नहीं कहा। बहू वो दोनों औरतें मुझसे पहले से इस गांव में हैं, इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, समझी। गांव में अपने से बड़ों को जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि बड़े अगर अपने से छोटे भी हों तो उन्हें भी हमें आप करके ही बात करनी होती है। ये सब बातें अपने दिमाग में बैठा लो। बड़ी अजीब प्रथाएं वाला गाँव है। इतना कहकर कनिका और शारदा अपने घर आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन कनिका रसोई घर में खाना बनाकर अपने दोनों जेठ, अपने पति और ससुर को परोसती है। दादी, सासू माँ, आप भी बैठ जाइए साथ में खाने। बहू मैं तेरी तरह बेशर्म नहीं हूँ कि मेरे पति खा रहे और मैं उन्हीं के साथ खाने बैठ जाऊँ। पहले तू घर के मर्दों को खाना खिला, उसके बाद हम औरतें खाना खाएंगी। कनिका चुपचाप घर के मर्दों को खाना खिलाने लगती है। तभी गौरव खांसता है। जेठ जी आपको खांसी आ रही है, ये लीजिए पानी। अच्छा पानी नहीं चाहिए? पानी चाहिए? लगता है इनका खाना पूरा हो गया। कनिका गौरव की थाली लेकर रसोई घर में चली जाती है और गौरव मुंह बनाकर राघव को देखने लगता है। माफ कीजिएगा बड़े भैया, उसे आपकी खांसी का मतलब नहीं पता है अभी। भाभी आप ही बड़े भैया को खाना खिलाया करिए। अरे बड़े बहू, छोटे बहू, अपनी देवरानी को जेठ की खांसी का मतलब समझा कर आओ। कनिका की दोनों जेठानियां रसोई घर में आती हैं और हंसने लगती हैं। आप लोग हंस क्यों रही हैं? ये तुमने क्या किया? अपने जेठ के साथ वो खांस रहे थे क्योंकि उन्हें रोटी चाहिए थी। रोटी चाहिए थी तो खांस क्यों रहे थे? रोटी मांगते ना। वो तुम्हारे बड़े जेठ हैं, वो तुमसे सीधे बात नहीं करेंगे। जब भी खांसे तो तुम्हें उनका इशारा समझना पड़ेगा। अब जाओ, उन्हें जल्दी से नई थाली में खाना परोसो। बड़े अजीब लोग हैं आप लोग। इतना कहकर कनिका अपने बड़े जेठ गौरव को दोबारा थाली परोसती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रसोई घर में घुसते हुए कनिका के पांव की उंगली चौखट से टकरा जाती है। ओह गॉड, मन तो करता है ये पांव ही काट कर फेंक दूं। क्या हुआ देवरानी जी, इतनी गुस्से में क्यों हो? दीदी जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरे पाँव में इतनी चोट नहीं लगी होगी जितनी मुझे ये घूंघट करके घर में चलने में लगती है। कभी चौखट से टकरा जाती हूँ, कभी पाँव की उंगली लग जाती है, कभी सर लग जाता है। अरे तो देख कर चला करो ना। इस घूंघट में दिखता क्या है कि देख कर चलूं? थोड़ा बहुत दिखता है तो अंदाजे से चलना पड़ता है। अरे तो थोड़ा संभल कर चला करो। पाँव फिसल गया, किसी दिन जोर से चोट लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। बहू आज अच्छे से रसोई बनाना, कोई गड़बड़ मत करना। कनिका घूंघट ओढ़कर चूल्हे के सामने बैठ जाती है और खांसते हुए मिट्टी का चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। मैंने सोचा था गांव आऊंगी, खुले बगीचे में जाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अपनी नंद जेठानी देवरानियों के साथ खेलूंगी, गांव के बच्चों के साथ नदी में स्विमिंग करूंगी। यहाँ तो सुबह होते ही नाक से पसीना टपकना शुरू हो जाता है। ऊपर से ये घूंघट, सांस तक नहीं ले पाती हूँ इस घूंघट में। इसी तरह बड़बड़ाते हुए कनिका अपनी रसोई बनाती है और पहले घर के पुरुषों को फिर घर की औरतों को खाना खिलाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति कनिका के पास आती है। भाभी इस वक्त घर में दादा ससुर और पापा कोई नहीं है, सब पोस्ट ऑफिस गए। आप जल्दी मेरे साथ बाहर चलिए। बाहर गांव घूमने? अरे चलिए चलिए, इस दिन का तो मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। कनिका खुशी खुशी प्रीति के साथ गांव के बड़े आम के बगीचे में आती है। भाभी आपने यहाँ घूंघट क्यों कर रखा है? आप घूंघट हटा सकती हैं। क्या सच में मैं घूंघट हटा सकती हूँ? पर मम्मी जी ने तो कहा था गांव के बाहर घूंघट करना ज्यादा जरूरी है।
भाभी आप चिंता मत कीजिए, मम्मी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि गांव में आपको कोई देख ना ले। इस बगीचे में इस वक्त कोई नहीं है और अगर कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। पहली बार जब गांव में कदम रखा था तब ये ठंडी हवा मेरे चेहरे को छुई थी और आज फिर वही हवा मेरे चेहरे को छू रही है। नंद जी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। भाभी आप उस दिन रसोई में बता रही थी ना कि आप गांव आकर क्या क्या करना चाहती थी। मम्मी सब सुन रही थी। कल रात मम्मी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि जब सब लोग बाहर जाएं तो मैं आपको घुमा लाऊं। नंद जी, वो देखिए आम का पेड़, क्या हम यहाँ से आम तोड़ सकते हैं? मुझे कच्चे आम खाने। हाँ भाभी बिल्कुल, ये गांव का बगीचा है, आप आम तोड़ सकती हैं। कनिका अपना पल्लू कमर में खोंसती है और जमीन से पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारती है और कच्चे आम तोड़कर बैठकर खाने लगती है। थोड़ी दूर से सूर्यवान और रामलाल गुजर रहे होते हैं। अरे रामलाल, वो हमारी बहू है ना? हाँ पिताजी, वो हमारी छोटी बहू है। अरे रामलाल, तेरी छोटी बहू बार बार हमारे गांव के नियम तोड़ रही है। उसे कहा गया घूंघट रखने को और ये बाहर आकर बिना घूंघट के घूम रही है और बच्चों की तरह आम तोड़ रही है। सूर्यवान और रामलाल गुस्से में घर लौटते हैं। घर आते ही सूर्यवान आंगन में रखे मटके का पानी अपने ऊपर डालकर मटका फोड़ देता है, जिसकी आवाज से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय कनिका भी प्रीति के साथ घूंघट ओढ़कर घर वापस आती है और हाथ में कच्चे आम होते हैं। ये देखिए, हम दाल में डालने के लिए कितने सारे कच्चे आम लेकर आए। इससे दाल में स्वाद आएगा और मैं आम की चटनी भी बनाऊंगी। भाभी एक मिनट चुप हो जाइए, लगता है कुछ गड़बड़ है। ये क्या जी, आपने आंगन में घड़े का पानी अपने ऊपर क्यों डाला और घड़ा क्यों तोड़ दिया? इस छोटी बहू की वजह से घर में तो घूंघट ओढ़े रहती है और बाहर जाकर घूंघट खोलकर बच्चियों की तरह आम तोड़ रही थी। बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें धोखा दे रही हो। ससुर जी, इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? मैं आम के बगीचे में अपनी ननद के साथ अकेले थी। अब आम तोड़ने के लिए मुझे घूंघट तो हटाना ही पड़ेगा ना। और ये आम भी तो मैं घर की रसोई के लिए ही तोड़ रही थी। अब बहू, अगर तुमने इन आमों से रसोई बनाई तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। बहू, अगर तुम चाहती हो कि घर में लोग तुम्हारी बनाई हुई रसोई खाएं तो तुम्हें इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप? ऐसा क्या पाप मैंने कर दिया है और क्या पछतावा करना पड़ेगा मुझे? बहू, इस घर में तुम्हारे हाथ की रसोई तभी कोई खाएगा जब तुम पूरे गांव को अपने हाथ से लड्डू बनाकर खिलाओगी। तुम्हें आज ही पूरे गांव के लिए लड्डू बनाना होगा और कल पूरे गांव को अपने हाथ से लड्डू बांट कर खिलाने पड़ेंगे। इतना कहकर सूर्यभान और रामलाल अपने कमरे में चले जाते हैं। शारदा, अपनी बहू को अच्छे से समझा देना। अगर मेरा पति भूखा रहा तो ठीक नहीं होगा और एक बात, उसे ये नियम अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। शारदा अपनी तीनों बहुओं के साथ रसोई घर में चली जाती है। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? मैं अकेले पूरे गांव के लिए लड्डू बनाऊंगी, वो भी इतनी गर्मी में? बहू, तुम्हें पूरे गांव के लिए लड्डू बनाने ही पड़ेंगे। हम अपने पति और ससुर को भूखा नहीं देख सकते। तुम्हें यह नियम मानना ही पड़ेगा। अब तुम चाहे जैसे ये नियम मानो। इतना कहकर शारदा और कनिका की जेठानियां रसोई में चली जाती हैं। शाम होते ही कनिका चूल्हे पर एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाती है और कढ़ाई में बेसन डालकर चलाने लगती है। हे भगवान, एक है तो ये चारों तरफ से बंद रसोई, एक पंखा तक नहीं, ऊपर से ये चूल्हे का धुआं और इतनी तेज गर्मी। अभी से ही मेरा पूरा चेहरा पसीने से भर गया, कपड़े तक भीग गए। ना जाने मेरा क्या होगा। थोड़ी देर में कनिका का चेहरा पसीने से भर जाता है। उसके नाक से पसीना टपकने लगता है। पूरी रात घूंघट में कनिका लड्डू बनाती रहती है और सुबह तक किसी तरह सारे लड्डू बना लेती है। देवरानी जी, हमें लगा नहीं था कि आप सारे लड्डू बना पाएंगे। हम सोच रहे थे आपकी मदद करने आए, पर ससुर जी के फैसले के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम नहीं आए। पर अच्छा हुआ आपने सारे लड्डू बना लिए। ये लड्डू बनाने में मेरे पूरे कपड़े भीग गए थे, इतनी गर्मी हो रही थी। इतना कहकर कनिका अपने बनाए लड्डू लेकर हॉल में आती है। बहू, बाहर मैंने बैलगाड़ी मंगवा दी है, गाड़ी में लड्डू रखवा लो और पूरे गांव में घूम घूम कर लड्डू बांट कर उसके बाद ही घर आना। और याद रखना, कहीं भी एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा घूंघट हटना नहीं चाहिए। कनिका बैलगाड़ी में सारे लड्डू रखवा लेती है और गांव के घर घर जाकर लड्डू बांटना शुरू करती है। ऐसी कनिका काजल के घर पहुंचती है। अरे तुम तो शहर से आई हो, वही बहू हो ना, तुम लड्डू बांट रही हो गाँव में? हाँ, ये लीजिए आप लड्डू खाइए। मेरे ससुर ने मुझे बिना घूंघट का देख लिया तो इसीलिए मैं लड्डू बांट रही हूँ। कनिका आगे बढ़ती है और शांति के घर पहुंचती है। ये लीजिए, मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं। मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का लड्डू। मुझे शौक भी नहीं है तुझे लड्डू खिलाने का, वो तो दादा ससुर ने बोला इसलिए आई हूँ। मुझसे जो भी भूल हुई है उसे माफ करके प्लीज ये लड्डू ले लीजिए। गाँव के बड़े बुजुर्गों का नियम है, इसीलिए ले लेती हूँ, वरना। कनिका चिलचिलाती धूप में पैदल पूरे गांव में लड्डू बांटती है और रात को थकान से चूर होकर अपने कमरे में आती है। कनिका, तुम्हारे पाँव में दर्द कर रहे होंगे, तो मैं दबा दूं?
गला दबा दो मेरा। पूरे गांव में पैदल घूम घूम कर मेरे पाँव में छाले पड़ गए। मुझे गांव आना ही नहीं चाहिए था। मुझे कल ही शहर वापस ले चलो। देखो कनिका, इज्जत की बात है, कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद हम फिर कभी गाँव नहीं आएंगे। मैं जिंदा बचूंगी फिर ना गाँव आऊंगी। पता चला यहाँ कल मुझसे कुछ और हो गया, फिर इन्होंने कह दिया कि पूरे गाँव के साथ पूरे हिंदुस्तान को लड्डू बांटो, फिर मैं क्या करूंगी। पर कनिका मेरी बात तो सुनो। तो मेरी सुनो। ये देख रहे हो मेरे पूरे गर्दन और गले में लाल दाने हो गए। घूंघट के नीचे से मुझे कुछ दिखता नहीं है। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं जा रही हूँ नहाने। इतना कहकर कनिका नहाने चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे कनिका घूंघट में घुटने लगती है। ऐसे ही एक दिन कनिका अपनी जेठानियों के साथ नदी पर आती है, जहाँ गांव की बहुएं घूंघट ओढ़े कपड़े धो रही होती हैं। कनिका बहन, तुम भी कपड़े धोने आई हो क्या? हाँ, अपनी जेठानी के साथ कपड़े धोने आई हूँ। पर आपको घूंघट के अंदर से कैसे दिखा? क्योंकि हमें अब इस घूंघट की आदत हो गई है। आदत हो गई है, और यहाँ कुछ ही दिनों में घूंघट में मेरा दम घुटने लगा है। और ना जाने इस घूंघट की वजह से कितने नियम मुझ पर थोपे जाते हैं। नियम तो हम पर भी थोपे जाते हैं, पर घूंघट करके रसोई बनाना कितना मुश्किल है, ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कभी समझते ही नहीं। जब चूल्हे पर खाना बनाते समय नाक से पसीना टपकने लगता है और उसे अपने घूंघट में ही पोंछना पड़ता है। चूल्हे का जहरीला धुआं घूंघट में हमारे फेफड़ों में भरता चला जाता है। ये बात हमारे सास ससुर कभी नहीं समझने वाले। बस कुछ ही दिनों में मैं अपने घूंघट से इतना परेशान हूँ। इन लोगों ने तो पूरी जिंदगी इसी घूंघट में बिताई है। इन्हें कितनी परेशानी होती होगी, और आगे चलकर और कितनी परेशानी होगी। क्या सोच रही हो कनिका बहन कि हम सभी बहुएं घूंघट के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? हाँ, अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत होती है तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना। कोई फायदा नहीं है, हमें घूंघट करना ही पड़ेगा। कोई नहीं समझने वाला हमारी परेशानी। ऐसे कैसे नहीं समझेंगे? हमारा इतिहास गवाह है, पूरे हिंदुस्तान ने समझा है। आप लोगों को तो पता ही होगा घूंघट प्रथा हटाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई है। देवरानी जी, हमें सब पता है, पर ये गांव वाले नहीं मानेंगे। मानेंगे, जरूर मानेंगे। मेरे पास एक प्लान है। कनिका गांव की सभी बहुओं को अपना प्लान बताती है और सभी बहुएं राजी होकर तैयारी करने लगती हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम गांव में बड़े नाटक का आयोजन होता है। गांव के बुजुर्ग, औरतें और बच्चे नाटक देखने आते हैं। सामने स्टेज पर घूंघट ओढ़े काजल चूल्हे के सामने बैठ जाती है और कनिका बिना घूंघट स्टेज पर आती है। क्या हुआ बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? माँ जी, चूल्हे के धुएं से मेरी सांस फूल रही है। मैं घूंघट में खाना नहीं बना पाऊंगी। सांस फूलते हुए तू मर जा, पर खाना तुझे घूंघट में ही बनाना पड़ेगा। माँ जी, मैं घूंघट हटा लूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चलते हुए गिर गई। ये देखिए, मुझे चोट भी लग गई। भले ही तुझे घूंघट में दिखाई ना दे, पर तुझे घूंघट में ही रहना पड़ेगा, वरना पूरे गांव को गर्मी में रोज लड्डू बनाकर बांटने पड़ेंगे। तब तू बिना घूंघट के घूम सकती है। कनिका के इतना कहते ही गांव के बुजुर्ग अपनी कुर्सियों से उठ जाते हैं और गुस्से में चले जाते हैं। वहीं कुछ औरतें और मर्द खड़े होकर नाटक देखना जारी रखते हैं। हमारे गांव का नियम है, भले बहुएं घूंघट में घुट घुट कर मर जाए, पर रसोई उन्हें घूंघट में ही करनी पड़ेगी। समझे ना आप लोग? थोड़ी देर में कनिका नाटक खत्म करके बिना घूंघट लिए अपने घर पहुंचती है, जहां पूरा परिवार गुस्से में खड़ा होता है। शारदा, तेरी बहू की इतनी हिम्मत कैसे हुई पूरे गांव के सामने मंच पर ड्रामा करने की? तू बहू लेकर आई है या कोई नौटंकी वाली? अगले दिन कनिका अपने मॉर्निंग कपड़े में अपने पति के साथ गांव के बस स्टॉप पर खड़ी होती है। तभी गांव की बहुएं आती हैं। आप लोग सही थे, इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। बहन, हम नहीं, तुम सही थी। भले गांव के बड़े बुजुर्ग नहीं समझे, पर हमारे पतियों और कुछ की सास ने तुम्हारा पूरा नाटक देखा और उन्होंने फैसला लिया है कि जब भी मौका मिलेगा वो हमारा साथ देंगे। कनिका, हमारा बस का समय हो गया है। कनिका आखिरी बार पूरे गांव को देखती है और बस में बैठकर शहर के लिए निकल जाती है। रास्ते में बस एक ढाबे पर रुकती है। पास ही घूंघट ओढ़े एक औरत अपने पति के साथ खड़ी होती है। तुमने घूंघट क्यों लिया है? घूंघट हटा दो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने मेरे दोस्त सौरभ की देवरानी का नाटक देखा। मुझे पता चला घूंघट में तुम लोगों को कितनी परेशानी होती है। सबके सामने नहीं, पर जब हम अकेले हो तो तुम घूंघट हटा सकती हो। कनिका, तुम्हारी मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। सभी नहीं, पर कुछ लोग तुम्हारी बात समझे हैं। उनमें से एक तुम्हारे जेठ का दोस्त ही है। कनिका बस में बैठती है और अपने शहर आ जाती है। कुछ दिन बाद कनिका अपने घर में मॉडर्न कपड़ों में अपनी सहेली और एक छोटे बच्चे को अपने गांव की कहानी सुनाती है। मौसी, क्या गांव के लोग सच में इतने जिद्दी होते हैं? जिद्दी नहीं होते हैं बेटा, बस उन्होंने प्रथाओं को तोड़ मरोड़ कर अपने मन में एक अलग ही नियम बना लिया, जो शायद समय के साथ ही खत्म होगा, क्योंकि इसके खिलाफ लड़ाई लड़कर हम इसे खत्म नहीं कर सकते। मासी, मैं ऐसे नियम कभी नहीं मानूंगा और आपकी तरह इन नियमों के खिलाफ खड़ा होऊंगा।